हेलो थर्ड ईयर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मुद्रा का मूल्य व इसमें परिवर्तन, यानी वैल्यू ऑफ मनी एंड इट्स चेंजेज। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, अविस्फीति डिफ्लेशन, विस्फीति डिसइन्फ्लेशन, संस्फीति रिफ्लेशन तथा स्टैगफ्लेशन। सबसे पहले मुद्रास्फीति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। जब सामान्य मूल्य स्तर में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। सामान्य मूल्य स्तर में अनेक वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों का समावेश किया जाता है। 1-2 वर्षों में सामान्य मूल्य कीमत स्तर का मुद्रास्फीति नहीं कहलाता। जब कीमत स्तर में लगातार बढ़ने का रुख होता है तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति के समय कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, कुछ की घट सकती हैं और कुछ की स्थिर रहती है, लेकिन औसत रूप में सामान्य कीमत स्तर में बढ़ने की प्रवृत्ति जाती है तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। गार्डनर एकले के अनुसार मुद्रास्फीति को सामान्य कीमत स्तर में निरंतर व काफ़ी वृद्धि के रूप में परिभाषित किया है। यह एक प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस है। बढ़ती हुई कीमतें, यानी मुद्रास्फीति एक असंतुलन की दशा होती है और ये प्रायोगिक रूप से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस परिभाषा में मुख्य बातें हैं। पहला, मुद्रास्फीति में कीमत स्तर में लगातार व उल्लेखनीय मात्रा में ज़्यादा मात्रा में वृद्धि होती है। यह एक असंतुलन की दशा है। तीसरा, यह एक प्रक्रिया है। चौथा, इसका विश्लेषण प्रौद्योगिकी के साथ किया जाता है। सबसे पहले यहाँ मुद्रास्फीति को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मापन कैसे होता है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक सूत्र दिया हुआ है। जैसे वर्ष टी में मुद्रास्फीति का वर्ष टी में मुद्रास्फीति का दर, जिसमें कीमत स्तर टी वर्ष में माइनस T-1 कीमत स्तर अपॉन वर्ष T-1 का कीमत स्तर गुणा 100। कीमत स्तर को सूचकांकों यानी इंडेक्स नंबर की सहायता से किया जाता है। मान लीजिए टी वर्ष का कीमत स्तर 120 है, T-1 का कीमत स्तर 110 है, तो मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 120 माइनस 110 अपॉन 110 गुणा 100 बराबर 100/11 यानी 9.1% होती है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर भारत में मुद्रास्फीति नीची रहती है और थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर कैलकुलेट की जाती है। मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ धारणाएं हैं जिनका हमें पढ़ना अति आवश्यक है। पहला, क्या मुद्रास्फीति का यह अर्थ है कि इसमें वस्तुएं महंगी होती हैं? नहीं, मुद्रास्फीति में केवल यही आशय होती है कि इसमें औसत कीमत स्तर बढ़ रहा होता है। कुछ वस्तुएं महंगी होती हैं, कुछ सस्ती होती हैं, कुछ का मूल्य स्थिर बना रहता है। दूसरा, क्या मुद्रास्फीति का अर्थ है कि हम उत्तरोत्तर अधिक निर्धन होते जा रहे हैं? यह भी आवश्यक नहीं, क्योंकि मुद्रास्फीति की अवधि में यदि मौद्रिक आमदनी बढ़ती जाए तो वास्तविक आमदनी बढ़ सकती है अथवा घट सकती है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मुद्रास्फीति की अवधि में लोग अधिक गरीब हो जाएं।
मुद्रास्फीति के समय जहाँ एक तरफ कीमत स्तर बढ़ता है, दूसरी तरफ लोगों की मौद्रिक आय भी बढ़ती है, तो लोगों का निर्धन होना कोई ज़रूरी नहीं होता। तीसरा, फर्में मजदूरों के हितों को कुठाराघात करके मुद्रास्फीति के समय अपने हितों को आगे बढ़ाती है, यह भी आवश्यक नहीं माना गया है। मुद्रास्फीति की दशा में जरूरी नहीं है कि मजदूरों के हितों को क्षति पहुंचाकर फर्में अपने प्रॉफिट यानी लाभ को अधिकतम करें। ये अलग अलग देशों की दशाओं व आय के वितरण पर निर्भर करता है। अगला है मुद्रास्फीति की विभिन्न किस्में यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। विभिन्न आधार पर मुद्रास्फीति के कई रूप बताए गए हैं, जिसमें पहला है तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति के 3 भेद हैं। पहला साधारण मुद्रास्फीति यानी मॉडरेट इन्फ्लेशन, दूसरा तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति यानी गैलोपिंग इन्फ्लेशन, तीसरा अत्यधिक तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन। दूसरा, कारणों के आधार पर भी मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। पहली है मांग जन्य मुद्रास्फीति यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा पूर्ति जन्य या लागत जन्य मुद्रास्फीति यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तीसरा ढांचागत मुद्रास्फीति यानी स्ट्रक्चरल मुद्रास्फीति जो विकासशील देशों में पाई जाती है, जिसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला, तीव्रता के आधार पर विभिन्न मुद्रा किस्में। पहला है साधारण मुद्रास्फीति। इसमें कीमतें धीमी गति से वृद्धि होती है। जनरली एक इकाई की मुद्रास्फीति यानी सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन होता है। इस स्थिति में लोगों को मुद्रा में विश्वास बना रहता है। लोग मुद्रा में दीर्घकालीन समझौते करने से नहीं हिचकिचाते, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि मुद्रा का मूल्य भविष्य में आज की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। वे अपने धन को वास्तविक परिसंपत्ति में बदलने के बजाय मुद्रा के रूप में रखना जारी रखते हैं, क्योंकि उन्हें मुद्रा के मूल्य की स्थिरता में विश्वास होता है। दूसरा है तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति यानी गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति भी कहते हैं, जो 2 अंक या 3 अंकों में देखने को मिलती है, जैसे 20%, 100%, 200%। उदाहरण के लिए 1990-2001 में ब्राज़ील में वास्तविक वार्षिक मुद्रास्फीति की दर 168% थी। ये तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति कहलाती है। ऐसी स्थिति में वास्तविक ब्याज की दरें बड़ी मात्रा तक ऋणात्मक हो जाती है। लोग बाग माल इकट्ठा करने लगते हैं, मकान खरीदने लगते हैं, ब्याज पर उधार देना बंद कर देते हैं। लोग अपनी मुद्रा विनियोग के लिए विदेशों में भेजने लगते हैं, जिससे घरेलू विनियोग काफ़ी घट जाता है और देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी खतरा बढ़ जाता है। तीसरा है अत्यधिक तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति। इस स्थिति में कीमतें प्रति वर्ष बेकाबू ढंग से बढ़ने लगती है। उदाहरण के लिए जनवरी 1922 में नवंबर 1923 के बीच कीमत सूचकांक 1 से बढ़कर 10 हो गया था, यानी मुद्रास्फीति की दर 3080% रही थी। इसे हाइपर मुद्रास्फीति की स्थिति विश्व में बहुत सारे देशों में पाई जाती है। ऐसी अवधियों में मुद्रा की वास्तविक मांग बहुत घट जाती है। लोग अपनी मुद्रा को खर्च करने का भरसक व शीघ्र कोशिश करते हैं। सरकार मुद्रा प्रसार तेजी से करती है। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। हिटलर जैसी हस्तियां भी हाइपर मुद्रास्फीति की ही देन
मानी जाती है। ये कहना ठीक है, सामान्य काल में लोग जेब में पैसा लेकर आते जाते थे और टोकरी में खाद्य पदार्थ लाते थे, लेकिन हाइपर मुद्रास्फीति की अवधि में टोकरों में पैसा लेकर जाते हैं और जेबों में खाद्य पदार्थ लाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।